नाज़रीन, प्रोग्राम पागल खाना के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं आज़ाद कश्मीर के एक मारूफ शायर हैं, दानिशवर हैं और एक मारूफ नक़ाद हैं। इनसे हमने बेशुमार मशायरों में हमने इनसे शायरी भी सुनी है, हम इनकी तनकीद नगारी भी देखते रहते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में ज़ुल्फ़िकार असद साहब जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनसे हम जानेंगे कि हमारे माशरे में जो अब नॉर्मल रवैये हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर नफ़रतें इंतहा को पहुँची हुई हैं, तस्बात हैं, यहाँ पे हसद बुग़्ज़ कीना है और हम देखते हैं कि इंतशारी और इश्ताली कैफियत भी रहती है। ये वो चीज़ें हैं कि जो एक नॉर्मल माशरे में बहुत कम दिखाई देती हैं। ज़ुल्फ़िकार असद साहब से हम इन सवालात के जवाबात भी जानेंगे और हम अपने प्रोग्राम में इनसे कलाम भी सुनेंगे। सबसे पहले ज़ुल्फ़िकार साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहजाद मलिक साहब। सर, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारी सोसाइटी जो है, हम जब इसका बगौर जायज़ा लेते हैं, मजमूई तौर पर इसकी जो तस्वीर हमारे सामने आती है तो कोई ज़्यादा खुशाइंद हालात नहीं हैं। इसकी वजूहात एक शायर क्या देखता है? मलिक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारी जो मौजूदा माशरे की जो पोजीशन है और जो हालात हैं वो खुशकुन क्या बल्कि वो बहुत ही ख़तरनाक अलार्मिंग है। वो इस वक्त वजूहात की जहाँ तक बात है तो वजूहात कोई एक वजह नहीं है, बेशुमार वजूहात हैं इसकी। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो है ना माशरा, वो हमारा माशरा इनतात का शिकार है, तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। अच्छा, इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं जो मैन, जिनको हम अगर कह सकते हैं ना कि मैन फैक्टर हैं दो तीन। आज से अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएँ ना, तो सोसाइटी का जो मेमार होते हैं ना, जो सोसाइटी को किसी एक रास्ते पे चला रहे होते हैं, उनमें बुनियादी किरदार एक उस्ताद का होता है जी, दूसरा किरदार वालिदैन का होता है और तीसरा किरदार जो है वो सोसाइटी के जो थिंक टैंक, जिसको हम कह सकते हैं, जो दानिशवर कह सकते हैं, जो अहले अदब हैं, वो तीसरा किरदार उनका होता है। बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें ना, तो ये तीनों जो लोगों के जो किरदार होने चाहिए थे ना, उस तरह किरदार नहीं है। उस्ताद अपना काम इस वक्त भूल चुका है, ठीक है। उस्ताद का काम सिर्फ तालीम देना नहीं है, बच्चों को सिर्फ पास कराना उसका मकसद नहीं है। वो बच्चों की तरबियत का भी एक फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे था जो उसको अदा करना था। और जो अगर हम 20-25 साल, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पीछे देखें उसमें, तो वो ये किरदार बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहा था जी। दूसरी तरफ आ जाए वालिदैन की तरफ। वालिदैन कहते हैं बच्चे की पहली जो तरबियत गाह है ना, वो माँ की गोद होती है जी। बच्चा घर से जो कुछ सुनता है फिर वो बोलना शुरू करता है। अच्छा, एक बच्चा जो वो पठान के घर में है वो पश्तो बोलना स्टार्ट करेगा, घर में पश्तो बोली जा रही है। एक पंजाबी बच्चा है वो पंजाबी बोलना शुरू करेगा, उर्दू स्पीकिंग वाला उर्दू बोलना शुरू करेगा जी। मकसद इसका ये है कि जो घर से उसको माहौल मिलेगा वो उसी को अडॉप्ट करेगा जी। अच्छा, हम ना अपने उसमें एज में देखते हैं, जब हम उसमें बचपन में थे तो वालिदैन इखलाकियात पे सबसे ज़्यादा उनका ज़ोर होता था। ज़ुल्फ़िकार असद साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन हमारे प्रोग्राम में साइकाइट्रिस्ट भी आते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, प्रोफेसर ज़रात भी आते हैं। एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हम देखते हैं कि जो हमारे 25 से 35 साल तक के नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको हम जब इनकी स्टडी करते हैं तो साइकाइट्रिस्ट का ये कहना है कि ये डिग्री होल्डर ज़रूर हैं लेकिन ये 100% परफेक्ट लोग नहीं हैं, यानी ज़हनी सेहत इनकी ठीक नहीं है, काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस है इनको। इनकी वजूहात क्या है? देखो ना जी, जहाँ तक आपने बात की ना कि इस एज ग्रुप का 25 से 35 तक, देखें किसी भी सोसाइटी में जो सबसे अहम किरदार होता है वो इस एज ग्रुप का होता है जी। जो 25 से 35 का ग्रुप है, जो कुछ करना है इन्होंने करना है। मुआशरे की जो फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं इस वक्त, वो सबसे ज़्यादा इन लोगों के अंदर है, ठीक है। इन्होंने तालीम हासिल की, डिग्रियां ली, अब डिग्रियां लेके जब ये फील्ड में निकले हैं, जो इनके जहन में एक सोच थी, जिस मंजिल की तरफ ये जाना चाहते थे, वो इन्हें नज़र नहीं आ रही जी जी। मुलाजमतें हैं नहीं हैं, डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, मुलाजमत मिल नहीं रही। अल्टीमेटली उसका असर यही होना है कि इन लोगों के अंदर वो जो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है ना, और वो उसकी इस एज में जो है ना वो शिद्दत भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है।
एक इस तरह भी कैफियत है। और एक और स्टडी, वही नेगेटिव, मतलब देखें ना, फिर आप जब आप देखते हैं कि नेगेटिव सरगर्मी में जितने लोग हैं मोस्टली इस एज ग्रुप के लोग उसमें होंगे। और एक और जो इंटरनेशनल स्टडी सामने आई है कि हमने ये जो देखे हैं, यानी दर्जनों बम्बार जो थे, खुद कुछ बम्बार थे, इनकी उम्रें जो थी वो 25 और 17 के दरमियान थी। सही। यानी वो ऐसे लोग थे जो कहीं मदारस में थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वो 25 से कम उम्र के, ज़्यादातर लोग 25 से कम उम्र के लोग थे। और ये वो बात है कि जो, यानी जैसे आपने पहले फरमाया कि ये एक दलील है कि हमारी तरबियत में बड़ा फुकदान रह गया। और एक शायर जो है वो इस कमी को, इस फुकदान को वो कैसे दूर कर सकता है? देखें ना, जहाँ तक अब जब माशरे के अंदर ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो किसी एक किरदार के अपने किरदार अदा करने से ये मामला हल नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम कहें कि ये शायर इस सोसाइटी को ठीक कर लेगा, नहीं हो सकता। हम कहें उस्ताद इस सोसाइटी को ठीक कर लेगा, नहीं हो सकता। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, मजमूई है कि जब हम इस पर, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि हम ये चीज़ रियलाइज़ करें कि हमारी सोसाइटी जो है इनताद का शिकार है। अच्छा, सोसाइटियाँ एक दिन में इनताद का शिकार नहीं होती, एक दिन में वो कहीं मतलब उस पर अच्छी सोसाइटियाँ नहीं बनती। उसके लिए पूरी एक नस्ल उसमें काम आती है, फिर सोसाइटी अपने उस पर एक नहज पे आती है। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि उस्ताद अपनी ड्यूटी इस वक्त वो भूला हुआ है जी। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो अपनी ड्यूटी भूले हुए हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त आलमी सतह पे जो इबलाग का जो एक जलगार है हमारे यहाँ, अच्छा, उसके लिए हमें तो पहले से ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत थी जी, कि हम अपने बच्चों की ज़हनी सतह उस लेवल पे ले जाएं जहाँ पे वो इस जो जलगार है इसको वो काउंटर कर सकें, इसको समझ सकें और इसका शिकार ना हों। हमने तो बिल्कुल वो बच्चों को छोड़ दिया है, वो जो सकाफती और जो अब ख़ास तौर पे जो नेट पे बाकी जो मुल्कों की जलगार है जी जी, तो उसमें तो हमारे बच्चे जो हम देखें ना, वो 15-17 साल की जो एज एक ऐसी है जिसमें बच्चे का जहन हमने किसी एक तरफ लेके जाना है जी, तो वो हमने उसको खुला छोड़ दिया है। हमने लोगों के लिए मौका छोड़ दिया कि आप अपने तौर पे हमारे बच्चों की तरबियत करें जी, और वो उस तरह कर रहे हैं और उसके नतीजे आपके सामने है। जुल्फ़िकार साहब, आप मारूफ नकाद भी हैं और आपका कलाम, आपकी शायरी बड़ी मुतासर कुन है। प्रोग्राम पागल खाना में हम इसी अबहामी कैफियत को ज़ेर बास लाते हैं कि ये हमारा जो मौजू होता है वो ये है कि हम, चूँकि सारी सोसाइटी कन्फ्यूज़्ड है और बिलखुसूस वो लोग कि जिनके हाथ में हमारी जो यानी मुस्तकबिल की बागडोर है, जो हमारे नौजवान हैं, वो बेचारे इतने कन्फ्यूज़्ड हैं कि उनको ये पता नहीं चलता। मीडिया की यलगार भी आपने बजा फरमाया कि उनको ये पता नहीं चलता ठीक क्या है, गलत क्या है, हीरो कौन है, ज़ीरो कौन है, ख़राब कौन है, बेहतर कौन है। इस तरह की जो सूरत हाल है, ये सारी यानी एक गंभीर सूरत हाल से इस सोसाइटी को कौन निकालेगा? देखें ना जी, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो हमें बिल बैठ के ये सोचना है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है जी, फिर उसका रुख मुतय्यन करना है कि हाँ हम गलत साइड पे जा रहे हैं, हमने ये रास्ता है, ये दुरुस्त रास्ता है। अच्छा, उस पर देखें ना, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई एक जो माशरे का जो एक तबका है ना, वो इसमें अपना किरदार नहीं अदा कर सकता। ये हम सबको मजमूई तौर पे बैठ के इसको हल करने की ज़रूरत है। उस्ताद को अपना किरदार दोबारा वही वाला किरदार निभाने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को अपना किरदार निभाने की ज़रूरत है। अच्छा, ख़ास तौर पे अब हमारा जो मीडिया आ गया ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा मीडिया असरअंदाज हो रहा है। आप देख लें 150 चैनल चल रहा है इस वक्त जी, और मीडिया की ये हालत है जुल्फ़िकार साहब, बतौर मीडिया पर्सन मैं खुद टीवी नहीं देखता कि यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा भी अगर 7 से 12 बजे तक न्यूज़ चैनल देखे तो वो नॉर्मल नहीं रहता। सही जी, फरमाएं। देखा ना, चलो न्यूज़ चैनल की बात तक उस हद तक तो चलो एक अलग एक टॉपिक हो गया। मीडिया दिखा क्या रहा है हमें, देखें ना, अब आप ड्रामे देख लें, आप मॉर्निंग शोज़ देख लें, मीडिया ने लोगों को एक वो पैसे की तरफ दौड़ लगा दी है। ठीक है, हर बंदा वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से मैं पैसा मेरे पास आए, कोठी आए, कार आए, मैं उस लेवल पे पहुंचूं जहां सोसाइटी मेरी इज्जत करेगी। जी जी। अच्छा, आप यूरोपियन सोसाइटी देख लें ना, जिनको हम कहते हैं ना तरक्की याफ्ता सोसाइटियाँ, बुनियादी चीज़ ये है कि वहाँ पे इंसान की इज्जत है जी, ठीक है ना। इंसान ये जो कुछ ये जहाँ पे बुराइयाँ हो रही हैं ना, इंसान पैसे के लिए कर रहा है, और पैसा किस लिए कर रहा है? इज़्ज़त के लिए कर रहा है। अगर ये सोसाइटी बगैर पैसे वालों की इज़्ज़त करना शुरू कर दे तो ये पैसे की जो दौड़ है ये कम हो जाएगी जी। एक टाइम से देखें ना, किसी भी सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, बुरे लोग कम होते हैं। बुरे लोग अच्छे लोगों से छुपना चाहते हैं, वो छुप छुप के अपनी वो बुराई कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम हर बुरे आदमी की इज़्ज़त कर रहे हैं जी, ठीक है।
जब बुरे आदमी की इज्जत करनी शुरू कर देगी सोसाइटी, तो फिर वो जो बैकग्राउंड से उठ के वो सामने आ जाएगा। और हमने एक बुराई ये भी है हमारी सोसाइटी में कि हमने कलम कबीले को पिछली सफ़ों में बैठा दिया है। और कलम कबीले में शायर सबसे उत्तम था, यानी हमारे जितने सूफिया इकराम हैं, ये अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आरफ खड़ी की धरती है मीरपुर में, यहाँ पे मियां मोहम्मद बख्श साहब हैं, बुल्ले शाह हो गए, बाऊ साहब हो गए, और इस तरह के जितने भी हमारे सूफिया इकराम थे, उन सब ने शायरी को एक यानी मरहम बनाया, एक ज़रिया बनाया लोगों की तरबियत का। आज शायर कहीं दिखाई नहीं देता, उसके भी मसाइल होंगे। जी, बुनियादी तौर पे देखें ना, मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो बनाई हुई है ना, उसमें अदब को बिल्कुल वो जैसे आपने कहा बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। ठीक है, शायर है, अदीब है, किताब है, उससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं है। ठीक है। जो सोसाइटियाँ जो ग्रो करती हैं, जो सोसाइटियाँ कामयाब सोसाइटियाँ होती हैं, उनके पीछे अहले अदब और ये शायर और अदीब, इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। आज आप देख लें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ जो तरक्की याफ्ता ममालिक में किताब के साथ उन लोगों का ताल्लुक। जी, आप देखें ट्रेन में जाएंगे ना, आप लोग बैठे हुए हैं, वो बैग में से किताब निकाल के किताब पढ़ रहे हैं। जी, हमारा जो स्टूडेंट है वो किताब पढ़ना छोड़ गया है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा घर में वो देख ही नहीं रहा किताब पढ़ते हुए किसी को, वो कैसे पढ़ेगा किताब? ठीक है, घर में किताब पढ़ना जो है वो अपने निसाब से हट के, हमारे पेरेंट्स जो है ना वो उसको एक बहुत ही बुरा फेल समझते हैं कि वो निसाब से हट के कोई किताब पढ़ रहा है। पागलपने की एक अलामत ये भी है कि हमने किताबों से अपना नाता तोड़ लिया, यानी वो बुक्स के जो हर दौर में रहनुमा होती हैं, आज भी यूरोप उनके साथ बड़ा उनका क्लोज एक तल्लक है, हमने किताब छोड़ दी। सही, ये सारी चीज़ें तो वो सामने आ जाती हैं जो हमारे एक हम जो सोसाइटी की एक तस्वीर देखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन पस मंज़र का कोई जो आप अगर उससे आगाह हों तो इसके पीछे का मंज़र क्या है? देखो ना जी, बात यह है कि ये हमारी सोसाइटी जिस सतह पे जा रही है, पस्ती की तरफ जा रही है, रिवाइवल तो होगा। जी। ये तो पक्की बात है, रिवाइवल होगा, मगर कब होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखें ना, जब तक किसी मर्ज़ के आप वो तशख़ीस नहीं करेंगे तो इसका इलाज तो हो ही नहीं सकता ना। जी, इस वक्त कोई भी तबका जो है वो तशख़ीस करने पे तैयार ही नहीं है। जी, इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। हमने वो खुला छोड़ दिया सोसाइटी को कि सोसाइटी खुद अपने रास्ता मुतय्यन करे, जिस तरफ जाना चाहती है वो जाए। हमारे से डायग्नोज नहीं हुआ, लेकिन ज़ुल्फ़िकार असद साहब, हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान आते हैं वो कुछ ना कुछ तशख़ीस करके जाते हैं, कुछ ना कुछ डायग्नोज करके जाते हैं। उसकी एक चीज़ जो हमने अभी देखी है कि हम ये डायग्नोज कर चुके हैं कि यहाँ पर इबहाम हैं, हम ये डायग्नोज कर चुके हैं कि यहाँ पे गलतफ़हमियाँ हैं, बहुत सारी खुशफहमियाँ भी हैं, और यहाँ पे ख़ब्त भी है, खलल दिमागी भी है, इश्ताल भी है, इंतशार भी है। ये सारी चीज़ें डायग्नोज हो चुकी हैं। अब इन ज़ख्मों का मरहम ये कौन लगाएगा, और ये मरहम किसके पास है? यहाँ हम जब बैठते हैं, जो दानश्वर तबका आता है, थिंक टैंक के लोग आते हैं, हम उनसे इस कौन किस कैसे का जवाब ये मांगते हैं। देखें ना, बात आपने चूँकि इतने प्रोग्राम किए हैं, आपको ज़्यादा बेहतर इसका आइडिया होगा। हमारे दानश्वर जो है ना, बेसिकली वो भी वो दुरुस्त रास्ते पे नहीं है ना। ठीक है ना, मैंने पहले कहा ना कि अगर ये तबका दुरुस्त रास्ते पे हो ना, एक सोसाइटी को एक रास्ता दिखा रहा हो, तो थोड़ा टाइम लगे, जल्द या बदेर उसमें वो सोसाइटी उस रास्ते की तरफ चल पड़ती है, मगर ये खुद इबाम का शिकार है। ठीक है, अच्छा हमारे बुनियादी, मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ी हमारे अंदर बुराई है ना, कि हमारे अंदर मुनाफकत है। हम जो कह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते। ठीक है, बातों की हद तक हम वो इसका इलाज भी बता देंगे, मगर खुद वो करने पे तैयार नहीं होंगे। हमारे अपने घरों के आप देख लेना, हालात देख लेना, घर के अंदर देखें, सबसे बड़ा फ़र्ज़ मैं कहता हूँ पेरेंट्स का है जी, कि वो बच्चों को इखलाकियात की तालीम दें। इस वक्त ज़ोर सिर्फ इस बात पे है कि बच्चे के नंबर सबसे ज़्यादा आए। ठीक है, उस स्कूल में दाखिल कराएंगे जिसमें वो नंबर ज़्यादा, उसमें वो दे देंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, मगर कभी किसी ने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी कि बच्चे की इखलाकी, उसकी ज़हनी तरबियत भी हो रही है या नहीं हो रही। सारा जोर इस वक्त जो है वो उस पर है, डिग्री पे है, पोजीशन पे है, नंबर आ जाए सबसे ज़्यादा है, ऐसा स्कूल हो जो नंबर ज़्यादा दे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, सारे अखराजात पूरे करेंगे, मगर इखलाकी तरबियत नहीं करेंगे। और यही जो आप इखलाकी तरबियत का फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ये है कि अगर मैं मीरपुर से उठ के जाता हूँ और इस्लामाबाद में जाके किसी सड़क पे किसी की दुकान तोड़ता हूँ, शीशा तोड़ता हूँ, उसको एहतजाज या धरने का नाम देता हूँ,
या हम मेट्रो बस को नुकसान पहुंचाते हैं, या और कोई कौमी सलामती के मामलात हो गए या कौमी इमारत होगी, उनको जब हम नुकसान पहुंचाते हैं तो जमहूरियत की आड़ में और हम जमहूरियत की चादर के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दानश्वर हैं, जो हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, जिनकी सोसाइटी पे स्टडी है, वो इसको अब नॉर्मल रवैया कहते हैं। देखना जी, जब सोसाइटी है ही अब नॉर्मल, जी जी, देखना जब वो फ्रस्ट्रेटेड है तो उन्होंने तो अपने फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। जी जी, आप उनको किसी भी उस पर ले जाएं, वो उस पर चले जाएंगे। आप धरने में ले जाएं, वो धरने पे चले जाएंगे। आप किसी और तरफ उनको ले जाएं, उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन निकालनी है जी, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी है। चाहे तो यूनिवर्सिटी में हंगामा करा, चाहे यूनिवर्सिटी में करें, चाहे रोड पे करें, चाहे पार्लियामेंट में करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट पे हमला करें, वो उन्होंने करना ही करना है। जी जी, आप जब तक उनको पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं देंगे ना, आप देख लें इस वक्त आपके जितने स्कूल कॉलेज हैं, किसी स्कूल के अंदर ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स आपने अपने मुल्क से ख़त्म कर दी, ठीक है, बिल्कुल, अदब ख़त्म हो गया, स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई। अब देखें, एक आप माशाल्लाह मतलब इस मीडिया के उससे आपको पता है, स्कूल्स के अंदर एक बज़्म अदब होती थी। जी जी, हर जुमेरात को वहाँ पे एक तकरीब हो रही है, बच्चों के अंदर तकरीरी मुकाबला हो रहा है, उनके अंदर कुछ लिखने पढ़ने की। आज कहाँ है? जी जी, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अदबी कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा। स्पोर्ट्स का काम ख़त्म कर दिया हमने बिल्कुल। तो जब बच्चे खेलेंगे नहीं, जब बच्चे किताब की तरफ नहीं आएंगे, तो फिर क्या करेंगे? मोबाइल हमने लेके दे दिए उन्हें, तो वो फिर इंटरनेट उनके पास मौजूद है, फिर वो वही कुछ करेंगे जो वो देखेंगे जी। उसके अलावा आप क्या तवक्को कर सकते हैं? और इंटरनेट ने यानी एक घर के अंदर मौजूद ख़ानदान के तमाम अफराद को तरहा भी कर दिया और एक दूसरे से मीलों की मसाफत पर ले गया। ऐसे ही है। और एक जैसे आपने फरमाया कि जब हमने किताब से तल्लुक़ छोड़ा तो एक लिहाज से हमारा इल्म से भी तल्लुक़ टूट गया। नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इनसे कलाम भी सुनेंगे और बातें भी होंगी। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि बोलो कश्मीर न्यूज़ चैनल आज़ाद कश्मीर में लॉन्च हो चुका है और अपनी नशरियात का आगाज़ कर चुका है। मैं इस चैनल की मैनेजमेंट, जिसमें फ़ैज़ान मुनव्वर खोखर और उनकी टीम, जो कि एक डायनामिक टीम है, और मुझे उम्मीद है कि ये टीम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कश्मीर काज और हमारा जो आइडियालॉजी है उसके ऊपर भरपूर काम करेगी और नुक्ता नज़र ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का बल्कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के भी नुक्ता नज़र को अवाम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने पेश करेगी। हमें उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान से अक़ीदत और पाकिस्तान से इल्हाक़ के बाबत जो भी सोच है उसको उजागर किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये नेटवर्क एक नुमाया मकाम रखेगा और अपने नेक मकासद में कामयाबी हासिल करेगा। मैं इस तमाम टीम को, इस पे काम करने वाले तमाम लोगों को बहुत मुबारक पेश करता हूँ और एक बार फिर उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक बहुत अच्छा और एक कामयाब इजाफ़ा इस नेटवर्क की दुनिया में होगा। अब इंशाअल्लाह ताला कश्मीर खुलकर बोलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी, वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ ज़ुल्फ़िकार असद साहब मौजूद हैं। आप आज़ाद कश्मीर के एक मारूफ शायर हैं और एक बातन बेदार शख्सियत हैं। इनकी न सिर्फ सोसाइटी की जो ज़ाहिरी तस्वीर है उस पर नज़र होती है, बल्कि ये वो वाक़फ़ान हाल हैं कि जिनको अंदर की भी बड़ी खबरें होती हैं। ज़ुल्फ़िकार असद साहब, हमारा बातन उजड़ गया। एक वो जनरेशन थी कि जिसने पाकिस्तान बनाया, सही। उनके पास कोई बड़ी डिग्रियाँ नहीं थी, उनके पास कोई बड़ी आसाइशें भी नहीं थी। वो नंगे पाँव और नंगे सर लोग थे जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आज नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। और कश्मीर जो है एक लिहाज से ये भी पाकिस्तान का अटूट अंग भी है, पाकिस्तान का हिस्सा भी है, पाकिस्तान की शराक भी है, और आज़ाद कश्मीर को भी हम पाकिस्तान ही समझते हैं। सही। लेकिन आज जो 21वीं सदी के लोग हैं, जो हम लोग हैं, इनके अंदर जैसे आपने कहा कि फ्रस्ट्रेशन है, अंदर एक लावा उबल रहा है और बातन की वो चीज़ें जो कभी हमारी ताकत थी, आज हम उनसे वाक़फ़ नहीं हैं। आपका कलाम जब भी मैं सुनता हूँ मुझे तो एक यानी बड़ी उम्मीद मिलती है, बड़ी ढारस मिलती है
एक मरहम होता है उसमें। हमारे नाजरीन को कोई खूबसूरत कलाम सुनाने से पहले आप सिर्फ़ एक सवाल का जवाब दें, हमारे नाजरीन को बताएं कि वो जो बातन से नाता टूटा उसकी क्या वजूहत थी? देखें ना जी, बुनियादी तौर पे तो हम अपनी रवायत से कटे हुए हैं। जी जी, ठीक है ना। अच्छा, हमारी एक बड़ी शानदार रवायात जो पीछे चल रही थी, बुज़ुर्गों से वो हम तक मुंतकिल होती आई हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 20-25 साल पहले बुज़ुर्ग बैठते थे, बच्चे उनके पास बैठते थे। अच्छा, वो अपनी रवायत उन तक मुंतकिल करते थे, वो बच्चे रवायत लेके आगे चलते थे। अब हमारी जो मौजूदा जनरेशन है ना, वो उस रवायत से कट चुकी है जी। आज के बच्चों को ये नहीं पता कि कायद आज़म ने क्या काम किया जी, उन्हें सिर्फ कायद आज़म का नाम पता है, उन्हें कायद आज़म के काम का नहीं पता। और इकबाल डे पे, कायद आज़म डे पे और 14 अगस्त को हम लोग सोए रहते हैं, छुट्टी मनाते हैं कि इस दिन तो काम करना गुनाह है। देखें ना, मैं इसकी आपको एक वो मिसाल दूँ। वो मेरा भतीजा है, तो वो मस्त यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। पिछले दिनों एक कश्मीर डे था, तो वहाँ छुट्टी थी और यूनिवर्सिटी के अंदर एक तकरीब हुई। जी, तकरीब के बाद वो जब घर गया तो मैंने पूछा जी कि आज क्या तकरीब थी, क्या डे था? उन्होंने कहा जी हम तकरीब में गए थे, वहाँ बैठे हैं, बातें तो सुनिए, ये नहीं पता कि कौन सी तकरीब थी। जी, तो ये सूरत हाल हमारी जनरेशन की, ये कह रहा है। हाँ। जी जी, और शायद आप कुछ प्रोफेसर ज़रा से पूछें तो वो भी यही जवाब दें। ऐसे ही है। और देखें ना सर कि 14 अगस्त के पीछे कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है पूरी जी। कमो बेश 150 साल की दास्तान है, और वो दिन हम सो के गुजार देते हैं। वैसे भी हमारी छुट्टियाँ होती हैं रोज़, लेकिन 14 अगस्त को ख़ास तौर पर इसलिए सोए रहते हैं, इसलिए काम चोरी करते हैं कि हम मौज मना रहे हैं। तो ज़ुल्फ़िकार साहब, आपने कलाम अगर हमारे नाजरीन को कोई खूबसूरत, कोई गज़ल, कोई नज़म हमारे नाजरीन को सुनाएं। एक गज़ल के चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ कि रवा नहीं था जी, रवा नहीं था पदीवार से लगा के रहे। वाह रवा नहीं था पदीवार से लगा के रहे, वाह वो अपना आप बिलाखिर हमें दिखा के रहे। वाह। रवा नहीं था पदीवार से लगा के रहे, वो अपना आप बिलाखिर हमें दिखा के रहे। दरे फ़कीर पे ए दोस्तों गए जब भी, वाह। दरे फ़कीर पे ए दोस्तों गए जब भी, हमारे पेश नज़र मोजज़े दुआ के रहे। वाह, सुभान अल्लाह। हमारे पेश नज़र मोजज़े दुआ के रहे, और यही नहीं कि फ़कत दिल को ही निसार किया, यही नहीं कि फ़कत दिल को ही निसार किया, मताए जान भी मोहब्बत में हम लुटा के रहे। और शेर देखिए कि खटकते रहते हैं नज़रों में हम ज़माने की, खटकते रहते हैं नज़रों में हम ज़माने की, सो क्या अजब के ज़माना हमें मिटा के रहे। खटकते रहते हैं नज़रों में हम ज़माने की, सो क्या अजब के ज़माना हमें मिटा के रहे। और फिर देखें कि खुदा का शुक्र जो आया हमारे हिस्से में, खुदा का शुक्र जो आया हमारे हिस्से में, चिराग वो तो बहर तौर हम जला के रहे। ज़ुल्फ़िकार साहब, माशाल्लाह आपसे और भी कलाम सुनेंगे। आपकी एक मारूफ़ अदबी तंजीम है सुखन कदा, आप उसके सदर भी हैं, और आपकी तंजीम में हमने देखा है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हज़रात भी हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हज़रात भी हैं। माना कि हुकूमत ने कलम कबीले को उस तरह इज़्ज़त से नहीं नवाजा, मौजूदा जो हुकूमतें हमारी आई हैं पिछले 2-3 दहाइयों में, लेकिन अदबी जो तंजीमें थी सर, इनको अपना काम तो करते रहना चाहिए था। इनको तस्बात का, तफ़रक़ों का, टूट फूट का, मुखालफतों का शिकार नहीं होना चाहिए था। अगर ये हुई हैं तो क्या हम समझें कि पागलपन किसी न किसी हद तक कलम कबीले तक भी पहुंचा है? बिल्कुल आप कह सकते हैं। देखो ना, बुनियादी चीज़ ये है कि ये भी तो सोसाइटी का हिस्सा है ना। जी जी। तो सोसाइटी का असर तो इन पे भी होना ही है जी। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हुकूमत, देखो ना, मैं तो ये कई दफ़ा ये बात कहता हूँ कि देखें, अभी जैसे हम एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम,
अच्छा, देखें ना, किसी चीज़ को एक उन्होंने रियलाइज़ किया ये दहशतगर्दी के हवाले से कि सोसाइटी के अंदर इसके काजेज़ क्या हैं और इसका तदारक कैसे किया जाए, उन्होंने एक प्लान बनाया और उस पर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर अदब का फ़रोग सबसे पहला इसका जो है ना वो पॉइंट होना चाहिए। जी जी। जब तक आप नौजवान नस्ल के अंदर अदब को फ़रोग नहीं देंगे वो इन तकरीबी सरगर्मी में शामिल रहेगा। जी जी। तो जहाँ तक बात है अदबी तंजीमों की, तो अदबी तंजीमें अपने तौर पे तो काम कर रही हैं, मगर जैसा कि आपको देखना पता है जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अदबी तंजीमों को लिए काम करना कोई इतना आसान भी नहीं रहा। जी बिल्कुल ठीक है। अदब से वाबस्ता जो लोग हैं वो माली तौर पे कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, मगर इसके बावजूद जैसे हमारी तंजीम सुखन कदा आपने देखा होगा पिछले 10 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हर महीने के बाद एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ आपने देखा, शानदार मुशायरे होते हैं, अदबी महफिलें, सारा कुछ। अच्छा देखें ना, बुनियादी तौर पे हमारी यही कोशिश है कि नौजवान नस्ल जो है उसको किताब की तरफ वापस लाएं, अदब की तरफ वापस लाएं जी। और ख़ास तौर पे हम जो नए लिखने वाले हैं ना उनकी सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, ताकि उनको देख के जो उनके साथी हैं वो भी इस तरफ आएँ। और जब लोग आके एक अदबी तकरीब में बैठते हैं, उसके अंदर लोगों की बातें सुनते हैं, तो लामहला उनके अंदर अदब के लिए एक जगह बनती है। ठीक है, वो कोशिश करते हैं। तो अदबी तंजीमें पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार, अगर आप कहें ना कि 100% नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो बाकी तमाम उससे बेहतर तरीके से कर रही हैं जी। और अदब के फ़रोग के सिलसिले में अदबी तंजीमें अपने ज़ाती खर्चे पे जो कुछ कर रही हैं, गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए। यानी जो शायर अदीब हैं उनकी सरपरस्ती भी करनी चाहिए। जुल्फ़िकार असद साहब, अगर हम ये कहें कि मीरपुर में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मस्त यूनिवर्सिटी है जो आलमी शोहरत याफ्ता है, और दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है मियां मोहम्मद बख्श। आज हम बदकिस्मती से इस मोड़ पे खड़े हैं कि मियां मोहम्मद बख्श को पढ़ने वाले शायद चंद लोग भी नहीं हैं, और इस यूनिवर्सिटी में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। जैसे आपने फरमाया आपका भतीजा भी इंजीनियर है। हम सूफ़ीज़म को भूल गए। सूफिया कलाम, जो उनके कलाम थे सूफिया के, जो उनके इरशादात थे, वो आज हमने उनसे एक तरह से कतई तल्लुक़ कर लिया। क्या इसका भी कोई हमारी सोसाइटी को नुकसान हुआ? देखें जी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जी जी। सूफीज़म हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ना उसका एक बहुत बड़ा रोल था। आप अगर पीछे तारीख़ में देखें ना, तो लोगों को इस्लाम की तरफ लाने में सूफिया का सबसे बड़ा किरदार जो है वो सूफिया का है। जी। अच्छा, हम जैसे आपने बात की मियां मोहम्मद बख्श साहब की, तो एक ज़माने में इनका कलाम जो है वो हर घर में पढ़ा जाता था। जी जी। हर घर में सैफुल मुलूक मौजूद होती थी जी। हर घर में बुज़ुर्ग पढ़ते थे, बच्चों तक वो चीज़ पहुंचती थी। आज आप देख लें कितने घरों के अंदर सैफुल मुलूक मौजूद है। जी जी। देखें ना, वो सैफुल मुलूक एक किस्सा नहीं है। जी जी। उसके अंदर इल्म और दानिश की बातें हैं जी। लोग उससे रहनुमाई लेते हैं, बिल्कुल पैगाम है उसके अंदर। जी जी। तो देखें ना, कॉलेज, आप मियां मोहम्मद बख्श की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कॉलेजेस के अंदर वो अदब का मामला तो बिल्कुल ही ठप हो चुका है ना। जी जी। कितने प्रोग्राम होते हैं यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। पिछले दिनों हमने यहाँ मस्त यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम कराया, आपके इल्म में है जी। तो वीसी साहब से फिर उसके बाद मुलाकात हुई, उनको यही बताया कि आप यहाँ पे मियां मोहम्मद बख्श चेयर यूनिवर्सिटी के अंदर रखें, मियां साहब पे काम हो, मियां साहब का काम लोगों के सामने आए, स्टूडेंट उस पर काम करें। और देखें ना, हम तो मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे लोग हैं, इतना बड़ा असासा हमारे पास मौजूद। अच्छा, हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन ये जो मशरकी पंजाब के सिख हैं, कि यानी दर्जनों सिख ऐसे हैं कि जिन्होंने मियां साहब पे PhD की है। उनके मुख्तलिफ जो उनकी शायरी के मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उन पर उन्होंने स्टडी की है। और आज बदकिस्मती है हमारी कि जो मार्फत वाली बातें हैं, जो मार्फत वाली चीज़ें हैं, जो मार्फत वाली किताबें हैं, उनको हम भूल के सिर्फ वो किताबें पढ़ते हैं कि जो हमें लाखों करोड़ों की ख्वाब दिखाती हैं कि लाखों रुपए सैलरी होगी, इतनी तनख्वाह, बड़ी कुर्सियाँ मिलेंगी, वहाँ पे हम अफसर बन के बैठेंगे, फिर साइलिन हमारे पास आएंगे ग़ुलाम बन के। वो ख्वाब देख के हर बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है, और आज़ाद कश्मीर के 10-11 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 10-11 DC होते हैं। ख्वाब हज़ारों बच्चों ने देखा होता है कि डायरेक्ट जाके DC लगना है। क्या ये सोच जो अदारों में दी जाती है, तालीमी अदारों में, क्या ये भी पागलपने की तरफ नहीं लेके जाती? देखो ना जी, बात यह है कि ये तो हम घर से शुरू कर देते हैं ना। जी जी।
एक बच्चे को हम घर से शुरू कर देते हैं, उसको ख्वाब दिखाने शुरू कर देते हैं। जी जी। उसको अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहते हम उसको एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आप सोसाइटी के अंदर कहीं पे ऐसा देख लें कि किसी बाप ने फ़ख्र से ये कहा हो कि मेरा बच्चा इखलाकी तौर पे एक बहुत अच्छा इंसान है। जी जी। जहाँ पे भी वो बताएगा, फ़ख्र से बताएगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, जी जी। मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है, मेरे बेटे ने इस क्लास में टॉप किया है। और मैंने 60-70 लाख लगाए हैं, उसको डॉक्टर बनाया। अब बच्चा क्या कहता है कि वो 60-70 लाख जो है मैं पहले साल में पूरे करूँगा। तो ज़ाहिर देखे ना जी, अब पहली बुनियादी चीज़ तो ये देखे ना कि वो जो 60-70 लाख उस पर लगा है, जी जी वो कहाँ से आया है। जी। पहले तो आप उसको देखें ना कि वो कहाँ से आया 60-70 लाख। जी। लेकिन ज़ुल्फ़िकार साहब, ये तो वो बात थी कि जो हम तनकीद के तौर पे करते हैं। मैं समझता हूँ हर अच्छा इंसान एक नबाज और एक तबीब है। मेरा ख्याल है हम लोगों ने भी कभी किसी की नब्ज़ पे हाथ नहीं रखा, हमारे पास भी किसी के लिए कोई मरहम नहीं है। और बिलखुसूस मीडिया पर्सन और शोरा हज़रात के जिनकी बात बड़े दूर तक पहुँचती है, वो भी कभी प्यार का, कोई मोहब्बत का, कोई खलूस का, कोई कुर्बत का पैगाम नहीं देते। देख रहे जी, मैंने पहले कहा है कि सोसाइटी के अंदर बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, मगर अच्छे लोगों की इज्जत की जाती है। जी। जब अच्छे लोगों की इज्जत ख़त्म हो जाएगी ना, लेकिन अब आपके शायर अदीब की क्या इज्जत है सोसाइटी के अंदर। जी ठीक है। लोग देखते हैं, जेब टटोलते हैं, इसकी जेब में पैसे कितने हैं। अगर शायर अदीब को आप इज्जत का मुकाम देंगे ना, तो फिर लोग उनकी बात को भी गौर से सुनेंगे। जी। और मुगलिया दौर में बाकायदा जैसे हमारी हुकूमतें मशीर बनाती हैं, कुछ फ़ौजियों को मशीर बना लेती हैं, कुछ टेक्नोक्रेट्स को मशीर बना लेती हैं, कुछ दोस्तों को मशीर बना लेती हैं। मुगलिया दौर में बाकायदा जो मशीर होते थे वो शोरा और अदीब होते थे, दानश्वर। यानी शोरा जो हैं, हम देखते हैं जितने भी बड़े शोरा थे, इनको बड़ी कुर्बत रही है हुक्मरानों के साथ। उन्होंने कसीदे नहीं लिखे सिर्फ इसलिए कि हुक्मरान उनसे रहनुमाई लेते थे। ऐसे ही है जी। देखें ना आप, अगर वो पीछे बादशाहत वाला दौर देख लें तो सिर्फ शायर नहीं, जी जी, सिर्फ अदीब नहीं, फ़न अपने फ़न के जो माहिरीन थे वो उनको जमा करते थे और उनकी सरपरस्ती करते थे, ताकि ये लोग इस सिलसिले को आगे चला सकें। जी। ये सिलसिला यहाँ पर रुके ना। तो ज़ाहिर है उस ज़माने में शोरा की सरपरस्ती हुई। अब आज भी जब बात करते हैं तो वो क्लासिकल शोरा की बात करते हैं। जी। क्लासिकल शोरा उसी एज के, उसी ज़माने के हैं ना, उनकी सरपरस्ती हुई। उन्होंने वो अदब तकलीफ किया जो आज तक हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। जब भी बात होती है हम कहते हैं क्लासिकल अदब की बात करते हैं। तो पाकिस्तानी में ज़ुल्फ़िकार साहब ये भी डायग्नोज हुआ कि शोरा, अदीबों और दानश्वरों को इक़्तिदार के वानों से निकाल के भी हमने एक पागलपना खरीदा। बुनियादी तौर पे देखें ना जी, ये सोसाइटी अब इस वक्त मादियत प्रस्त हो चुकी है जी। यहाँ पे सिर्फ पैसा, इसके अलावा कोई और नहीं। इज़्ज़त का मयार भी पैसा है, शोहरत का मयार भी पैसा है, बड़ेपन का भी मयार जो है वो पैसा है। तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पर जब आप सारी सोसाइटी एक पैसे के पीछे भागेगी तो फिर उसने अखलाकियात कहाँ देखनी है? उसने कहाँ देखना है कि कोई ये अच्छा कर रहा हूँ या मैं बुरा कर रहा हूँ। उसने तो एक गोल बनाया हुआ, एक मंजिल बनाई हुई, मैंने वहाँ तक पहुँचना है और उस पहुँचना भी पैसे इकट्ठे करने, इतने पैसे जमा करने हैं मैंने। तो असद साहब अगर इस बात से 100% इत्तेफाक करें तो क्या ये साबित हुआ कि इंसानियत को भूल के हम पैसे के पीछे भागे, ये भी हमारे अब नॉर्मल होने की एक निशानी है? मलिक साहब, बात यह है कि अभी देखना, ये सोसाइटी उस नहज पे जा चुकी है कि यहाँ जो आदमी दुरुस्त है ना जी, उसको पागल करार दिया जा रहा है। ठीक है। जो इंसान सही रास्ते पे चल रहा है हम उसको पागल समझते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें भाई सोसाइटी किस सतह पे जा चुकी है जी। लेकिन तो यहाँ जब हम एक अच्छे आदमी को, एक रास्ता दिखाने वाले को, एक दुरुस्त समत दिखाने वाले को जब हम पागल करार दे देंगे तो सोसाइटी उससे क्या हासिल करेगी? जी। और साइकाइट्रिस्ट ये कहते हैं कि एक पागल को जब उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसका आधा इलाज सिर्फ इस बात में होता है कि जब डॉक्टर उसको ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि आप नॉर्मल नहीं हो, आपके दिमाग में कहीं खलल है, कहीं कोई खबत है, कोई पागलपना बस गया है। जब ये बात मरीज़ समझ जाता है वो आधा ठीक हो जाता है। आज हम सब अपना मर्ज़ नहीं, उसको नहीं मानते, दूसरे को कहते हैं वो ख़राब। ऐसे ही। तो ज़ुल्फ़िकार साहब, प्रोग्राम के आखिर में
हम ये चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को आप कोई खूबसूरत सा अपना कलाम सुनाएं। एक गज़ल पेश करता हूँ। ज़ीस्त पाबंद रवायात नहीं भी होती, वाह। ज़ीस्त पाबंद रवायात नहीं भी होती, हर नई बात नहीं भी होती। ज़ीस्त पाबंद रवायात नहीं भी होती, हर नई बात नहीं भी होती। जी। आपका ज़हम फतूहात बजा है लेकिन, आपका ज़हम फतूहात बजा है लेकिन, हमसे लोगों को कभी मात नहीं भी होती। हमसे लोगों को कभी मात नहीं भी होती। वो जो खामोश हैं मरऊब नहीं है तुझसे। जी। वो जो खामोश हैं मरऊब नहीं है तुझसे। लोगों में हुए सवालात नहीं भी होती। लोगों में हुए सवालात नहीं भी होती। और शेर देखें कि एक तवक्कुल है जो मरने ही नहीं देता मुझे। जी, वाह। एक तवक्कुल है जो मरने ही नहीं देता मुझे, वरना कासे में तो खैरात नहीं भी होती। एक तवक्कुल है जो मरने ही नहीं देता मुझे, वरना कासे में तो खैरात नहीं भी होती। खामशी नीम रजामंदी न समझी जाए, खामशी नीम रजामंदी न समझी जाए। दिल जो भर आए तो फिर बात नहीं भी होती। दिल जो भर आए तो फिर बात नहीं भी होती। ज़ीस्त पाबंद रवायात नहीं भी होती, हर नई बात नहीं भी होती। दिल जो भर आए तो फिर बात नहीं भी होती। तो हम बतौर मीडिया पर्सन जब बगौर लोगों का जायज़ा लेते हैं, चेहरे पढ़ते हैं जब, तो यकीन जाने लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके दिल भर चुके हैं, जो किसी कंधे की तलाश में हैं कि किसी कंधे पे सर रख के वो जी भर के रोएं। पैसा है, दौलत है, स्टेटस है, सब कुछ है, लेकिन एक आंसुओं का सैलाब है अंदर कि जो निकलने के लिए, बात करने के लिए, कैथारसिस करने के लिए, भड़ास निकालने के लिए बेताब है। और वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसने में सारी सोसाइटी को भी एक इस्तराब में ले रखा है। ज़ुल्फ़िकार साहब, आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप बोलो कश्मीर न्यूज़ और डी गोल्ड टीवी चैनल के यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपसे हमने बहुत कुछ जाना। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आज़ाद कश्मीर का एक मारूफ शायर कोई ख़ूबसूरत सा पैगाम दे, कोई मीठा बोल हमारे नाजरीन को 2 लाइनों में आप अगर कोई पैगाम देना चाहें। देखना जी, पैगाम क्या देना है। बुनियादी बात ये है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि ये सोसाइटी पैसे के पीछे, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता उस सतह पे जा रही है जहाँ पे लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि पैसे ही सब कुछ नहीं है। जी जी। उनके सब कुछ होने के बावजूद जब फिर उनके अंदर एक वो अपने अंदर खला महसूस कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे यही है कि हम एज ए शायर में यही कहूँगा कि हम अदब से अपना रिश्ता जोड़ें, किताब से अपना रिश्ता जोड़ें। किताब से अच्छा साथी कोई नहीं है। जब आप किताब पढ़ेंगे, लोगों की जो हमारे जो बुज़ुर्गों हैं उनकी जब आप रवायात को पढ़ेंगे, उनको कंसीव करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप सोसाइटी के अंदर एक बेहतर इंसान के तौर पे सामने आएंगे। जी। ज़ुल्फ़िकार साहब, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हूँ। नाजरीन, इजाज़त लेने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में कोई तासब है, अगर आपके दिल में कोई नफ़रत है, अगर तफ़रक़ा है, कोई कदूरत है, कोई दूरियां हैं, अगर दिलो दिमाग में कोई इश्ताल है, अगर गुस्सा है, तो यकीन जानिए कि आप नॉर्मल नहीं हैं। कहीं ना कहीं कोई खलल है, कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी है। प्रोग्राम पागल खाना से शाहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। आइंदा प्रोग्राम में हाज़िर होंगे नए मौजू और नए मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान।